हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने लेक्चर नंबर 5 जो हमने यूकैरियोटिक सेल जो हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टार्ट किया था, तो आई होप आपने उसे अच्छे से देखकर रिवाइज किया होगा। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल का थोड़ा सा जो हमने इंट्रोडक्शन वाला हमने पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज करके यूकैरियोटिक सेल को देख के उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें यूकैरियोटिक सेल हम किसे बोलते हैं। उस सेल को बोलते हैं जिस सेल के न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो आज यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मैंने बनाया है, जैसे फ्लैजिला, फिर ये है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, लाइसोसोम, फिर ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो रेड डॉट प्रेजेंट है तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जो जिसके अंदर रेड डॉट प्रेजेंट नहीं है उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम नेक्स्ट देखने ही वाले हैं। बट जो आज हमारा मेन है जो टॉपिक वो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है जो येलो कलर का दिखाई देता है, और सेल वॉल पढ़ना है जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये दो स्ट्रक्चर आज हमारे मेन हैं जो हमें हमारा टारगेट है उसे पूरा करने का। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करें उससे पहले सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। ये सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है जो सिंगर और निकोलसन ने इन 1972 के अंदर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था वो हमने ड्रॉ किया है। ये कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने इन 1972 के अंदर। तो आई होप आपको दिखाई देता होगा। जैसे ये पिंक कलर के हैं वो हैं फॉस्फोलिपिड। जैसे यहाँ हमने दिखाई दिया है जो हेड है पिंक कलर का उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और जो टेल है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। जो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। दोनों को मिलाकर जो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल को मिलाकर कहते हैं हम फॉस्फोलिपिड। अब जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जिसके बीच में आपको पोर दिखाई देता होगा। फिर ये हमने बनाया है कोलेस्टेरॉल। जो वाइट कलर का है वो सरफेस प्रोटीन है जो बाहर प्रेजेंट है। यहाँ भी पेरिफेरल प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन जो बाहर प्रेजेंट है। ये रेड कलर का ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बोला? क्योंकि उस प्रोटीन के ऊपर शुगर की चेन लगी हुई है। ग्लाइको शुगर के लिए यूज़ होता है वर्ड, तो हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फिर है ये है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये हमने दिखा दिया। जो पिंक कलर के दो लेयर हैं उससे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। जो ब्लू कलर का है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। वो हम देखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, और सब हम देखने ही वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन का इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम पॉइंट बनाकर सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा नोट लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर था हम कब जान पाए? इन 1950s के बाद, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हो गई उसके बाद ही हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देख पाए। तो हम लिखें जैसे पॉइंट बनाकर, हम पॉइंट बनाकर लिखते हैं जैसे द डिटेल स्ट्रक्चर, द detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope, advent of the electron microscope in 1950s। हम दूसरी बार रिवाइज कर लें। जैसे द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर था हम कब देख पाए? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई उसके बाद ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देख पाए इन 1950s।
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी डिस्कवरी हुई 1950s में, उसके बाद ही हम डिटेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का हम जान पाए। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, केमिकल स्टडी की। केमिकल स्टडी किसकी की? केमिकल स्टडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स है, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की गई। तो वो केमिकल स्टडी करने के बाद ही जो साइंटिस्ट थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर डिड्यूस कर पाए। जैसे फिर से हम रिवाइज करें, जैसे 1950s के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद केमिकल स्टडी की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से सेल की थी? ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। उसके बाद ही साइंटिस्ट ने डिड्यूस किया पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसीज कहते हैं। उसके बाद ही साइंटिस्ट to deduce the possible structure of plasma membrane. जब केमिकल स्टडी की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के अंदर की गई थी, उसके बाद ही साइंटिस्ट ने पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बता पाए। जो केमिकल स्टडी की साइंटिस्ट ने, वो स्टडी ने हमें क्या बताया? उस स्टडी ने हमें बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो वो स्टडी ने हमें बताया, दिस स्टडी showed all membrane composed of cell membrane composed of lipid and proteins। किससे मिलकर बनी हुई होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे कि केमिकल स्टडी की साइंटिस्ट ने, वो केमिकल स्टडी ने हमें बताया कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जो लिपिड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, वो मेनली कौन सा लिपिड होता है? जो ज़्यादा पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। तो हम लिखें मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड था? मेजर लिपिड इज फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। किसके फॉर्म में अरेंज था? बाइलेयर के फॉर्म में, जो हमने यहाँ पे देखा। ये पिंक कलर का आपको दिखाई देता है, वो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कैसा होता है? बाइलेयर के फॉर्म में पाया जाता है। जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो बाइलेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं हम उसे? जो पिंक कलर का दिखाई देता है हम उसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हम लिखें फॉस्फोलिपिड बनाएं, यहाँ पे हम जैसे ये फॉस्फोलिपिड बन गया, जो उसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, तो हम लिखें हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जो हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लाइक। जो हेड होता है उसे पानी से प्यार है, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इट मीन्स वो पानी को रिपेल करता है। तो जो पानी को रिपेल करता है टेल, तो उसे पानी का एनवायरनमेंट उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वो
पानी के एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहते हैं, जबकि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो टुवर्ड्स आउटसाइड रहते हैं। जैसे ये हम बना लें, जैसे ये हमने सेल बनाया, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमने लिपिड का बाइलेयर बनाया, ये पूरा ऐसे अरेंज होता है। तो जैसे ये हेड है, ये यहाँ साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होंगे, और जो ये हेड है वो आउटर साइड, आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्शन में होंगे, जबकि ये टेल है वो कहीं भी उसका कांटेक्ट वाटर से नहीं है। तो इसीलिए जो बाइलेयर होता है उस लिपिड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इसी तरह होता है जैसे जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम जैसे लिखते हैं कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स आउटर साइड, बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें टूवर्ड्स आउटर साइड्स। जो टेल होता है वो टुवर्ड्स इनर पार्ट, टुवर्ड्स द इनर पार्ट, वो इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल जो अंदर प्रेजेंट होता है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है। तो हम क्या इंश्योर कर सकते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सी बनी होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है, वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो हम लिखें these ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। ये स्टडी हमें बताती है जैसे हाइड्रोफिलिक हेड बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो इनर पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो हम इंश्योर कर सकते हैं जैसे नॉन पोलर टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है, वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है। उसके अलावा एडिशन में हम लिख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है वो कोलेस्टेरोल भी कंटेन करती है। तो हमने यहाँ बताया है, जैसे ये ब्राउन कलर का देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे हमने बताया है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है उसके अंदर कोलेस्टेरोल भी पाया जाता है। आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। तो लिखें, जैसे हम एडिशन में लिखें, एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन कंटेन कोलेस्टेरॉल। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। एडिशन में जो फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन होता है वो कोलेस्टेरॉल भी कंटेन करता है। उसके बाद हुआ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या हुआ? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने बताया हमें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है। क्या करती है? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने हमें बताया, लिखें पॉइंट बनाकर, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने क्या रिवील किया? रिवील्ड सेल मेम्ब्रेन पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट,
बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर। तो लिखें द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड varies in different cell type। सभी तरह के सेल होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड का जो अमाउंट है वो वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट सेल में जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे इन ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर देखें तो हमारा जो रेड ब्लड सेल था उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने देखा, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने पाया कि 52% प्रोटीन प्रेजेंट है जबकि 40% लिपिड प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग के अंदर हमने देखा कि जब ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं उसके अंदर हमने देखा तो हमें मिला 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। तो लिखें इन ह्यूमन beings the membrane of erythrocyte approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन इंटीग्रल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ये इंटीग्रल प्रोटीन है वो पूरा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन के अंदर है तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन, तो ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो हम इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन हम किसके बेसिस पे कह सकते हैं, तो जैसे कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो हम कितनी आसानी से हम उसे रिमूव कर पाएंगे, तो उसे कहते हैं हम ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कितने आसानी से हम प्रोटीन को रिमूव कर पाएंगे उसके बेसिस पे हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो हम लिखें उसका बेसिस कौन सा था, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना आसानी से प्रोटीन निकल सकता है। तो लिखें डिपेंडिंग ऑन द ease of extraction मेम्ब्रेन प्रोटीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन उसके दो पार्ट, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये पार्सली या फिर टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो हमने देखा ही था, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है वो टोटली बरीड है ग्रीन कलर का, जबकि ब्लू कलर का, वाइट कलर का वो पार्शियली बरीड है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो लिखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और totally buried in the membrane
टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो पार्शली या फिर टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, इन मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं? लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। ये हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो हम लिखें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो इम्प्रूव मॉडल था, उससे पहले मॉडल आए बट ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इम्प्रूव मॉडल था। तो हम लिखें जैसे इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, proposed by Singer and Nicholson in 1972। कौन सा मॉडल दिया था? उन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने बताया कि जो लिपिड प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड, जो लिपिड प्रेजेंट होता है उसका नेचर होता है क्वासी फ्लूइड। लिपिड नेचर, जो लिपिड प्रेजेंट होता है उसका नेचर होता है क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है कि जो आधा वो होता है सॉलिड और आधा वो फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। तो इसका मीनिंग लिख लें, मीन्स बिहेव पार्टली एज a solid and behave partly as a liquid। लिक्विड की जगह हम फ्लूइड भी लिख सकते हैं। बिहेव पार्टली एज अ फ्लूइड। उसने बोला कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है वो लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है वो लेटरल मोमेंट प्रोटीन की अलाउ करता है। तो लिखें क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अलाउ, या फिर लिख सकते हैं इनेबल लेटरल मोमेंट ऑफ प्रोटीन, इनेबल लेटरल मोमेंट ऑफ प्रोटीन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम लेटरल मोमेंट अभी हम समझते हैं। जैसे क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का तो वो लेटरल मोमेंट अलाउ करता है। जैसे यहाँ हम देखें, जैसे ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो मेम्ब्रेन के बाहर जो पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है हम उसे देखें तो वो मेम्ब्रेन जो के बाहर जो प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं वो यही लेयर के अंदर मूवमेंट कर सकता है। जैसे यहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है, वो इसी में वो जो ऊपर वाला लेयर है उसके ही अराउंड जो मूवमेंट कर सकता है उसे हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट। वो लेटरल मूवमेंट किसके वजह से हो पा रहा है? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड की वजह से। एक बार और समझ लें, जैसे ये लिपिड प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लिपिड प्रेजेंट है तो वो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, तो यहाँ बाहर प्रोटीन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट शो कर सकता है। इट मीन्स वो यही लेयर के अराउंड ही अपना मूवमेंट शो कर सकता है। वो लेयर बदलना नहीं चाहिए, वही लेयर इस लेयर से यहाँ नहीं आना चाहिए, उसी लेयर के अंदर मूवमेंट कर सकता है। तो हम उसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या कहते हैं हम उसे? लेटरल मूवमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा लेटरल मूवमेंट का मीनिंग। जो क्वासी फ्लूइड नेचर है वो इनेबल द लेटरल मूवमेंट। हम थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर थोड़ा सा। जैसे ये
लिपिड का बाइलेयर है, ये लिपिड का बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर ये हमने बनाया। उसके बाद हमने बनाया ये जैसे सरफेस प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, वो यहाँ पे मूवमेंट शो करे विद इन लेयर, वो लेयर बदलना नहीं चाहिए, उसे लेयर के अंदर मूवमेंट करे तो हम उसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या कहते हैं हम उसे? लेटरल मूवमेंट। और वो प्रोटीन यहाँ से यहाँ आ जाए, उस लेयर के दूसरे लेयर के अंदर आ जाए तो हम इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा उसके फंक्शन क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लिखिए फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम थोड़े मेम्ब्रेन के फंक्शन देख लेते हैं, जैसे सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, इंटरसेल्युलर जंक्शन, इंटरसेल्युलर जंक्शंस। उसके बाद आता है सिक्रीशन, सेल में कोई भी मटेरियल हो उसे बाहर सिक्रीट करना हो तो उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इट मीन्स कोई बाहर से कोई चीज़ हमें अंदर लाना है तो उसके अंदर भी मेम्ब्रेन हेल्प करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। उसके बाद सेल डिवीज़न के अंदर भी हेल्प करती है, इन सेल डिवीज़न एक्सेट्रा हम लिख लें। ये एनसीईआरटी में फंक्शंस दिए हुए हैं, वो हमें एज इट इज़ लर्न करने हैं, जैसे सेल ग्रोथ, इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे हमें मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हम लिखते हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट बनाकर हम लिखें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, one of the most important function of plasma membrane, that is transport of the molecule across it, transport of the molecule across it, मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन से पास होना। जैसे हम बना लेते हैं लिपिड बाइलेयर, जैसे हमने ये बना लिया लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर हम बनाएं जैसे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है जैसे प्रोटीन, जिसे हम कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम फिर से बना लें लिपिड बाइलेयर, फिर से प्रेजेंट है प्रोटीन। उसके बाद हम फिर से बना लें लिपिड बाइलेयर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे हम सपोज करें कि जैसे यहाँ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सपोज यहाँ ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आना मॉलिक्यूल का, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो रेड कलर का दिखाते हैं वो प्रोटीन है। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनकी कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे लो है, बट उन्हें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू आते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उसे भी हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल की कम कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ऑलरेडी, तो कम से ज़्यादा की तरफ आना उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले और दूसरे प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट थी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर थी, जबकि
तीसरे केसेस में जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट था वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर था, तो उसे हमें बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि दूसरे वाले केस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बट कैरियर प्रोटीन के थ्रू, तो हमें उसे बोला फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और मेम्ब्रेन से ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आना, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जैसे ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे जैसे कि वाटर प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन लो है। जो वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, सॉरी जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो लिपिड का जो लेयर है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर लिपिड का लेयर है, और पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर लिपिड के लेयर से पास आउट नहीं हो सकते, तो उसके लिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें रेड कलर का बनाया है उसे हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। तो वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो पॉइंट बनाकर लिखें, जैसे as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, cannot pass through the non-polar lipid bilayer। जो लिपिड का बाइलेयर होता है वो नॉन पोलर होता है, उससे पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, दे रिक्वायर, हम लिखें जैसे दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन of the membrane, carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। जो नॉन पोलर लिपिड का बाइलेयर है उससे पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते हैं, उस पोलर मॉलिक्यूल को पास होने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सभी को जाने नहीं देती है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही जाने देती है, सभी को पास होने का अलाउ नहीं करती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लिखते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, सभी को अलाउ नहीं करती है, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल है उसे ही जाने देती है, तो इसीलिए हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं, वो मेम्ब्रेन से अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ग्रीन कलर का प्रोटीन बनाया है, जैसे यहाँ अगेंस्ट कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। ऑलरेडी जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करें, तो हम उसे कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं, तो हम लिखें पॉइंट बनाकर, जैसे फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स are transported across the membrane against their concentration gradient। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अपोजिट जाते हैं उसका मतलब होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी
मॉलिक्यूल कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना, हम उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लिखें उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सच अ ट्रांसपोर्ट इज an energy dependent process in which ATP is utilized and is called एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि और 3 केस थे, वाटर वाला, फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जिसे हमें बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इन तीनों के अंदर एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम थोड़ा लिख लें, जैसे यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे एटीपी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एटीपी चाहिए होती है, यहाँ पे भी एटीपी नहीं चाहिए। इन तीनों केस में एटीपी नहीं चाहिए, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी चाहिए। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, उसके लिए एटीपी का होना ज़रूरी है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करवाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, हमने यूकैरियोटिक सेल बनाया था, जैसे ये रहा यूकैरियोटिक सेल। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो कलर का जो हमने बनाया, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हमने देख लिया। अब सेल वॉल वाला छोटा सा टॉपिक है, हम उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल क्या है? आप सबको पता है कि सेल वॉल जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिखते हैं आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर कवर करती है। जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और रिजिड स्ट्रक्चर है। कौन सा सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिजिड स्ट्रक्चर। तो लिखिए मेरे साथ पॉइंट बनाकर, सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। किसकी आउटर कवरिंग है? आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग है, जैसे फंजाई और प्लांटी, फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल, प्लांटी के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लिखें सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। तो हम लिखें सेल वॉल गिव शेप टू द सेल, सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करती है और किससे बचाती है? किससे प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। वो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, तो वो इन्फेक्शन से बचा सकती है। जैसे सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है फंजाई और प्लांटी के अंदर। सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल से सेल को शेप प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन,
और इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर की तरह काम करती है। प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उससे भी बचाती है। बैरियर का काम करती है। अनडिज़ायरेबल जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसके लिए सेल वॉल बैरियर की तरह काम करती है। सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है, और अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर की तरह काम करती है। उसके बाद हम देखें जैसे एल्गी है, उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, तो हम लिखें एल्गी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, galactans, mannans, and minerals like कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्लांट्स होता है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? तो हम लिखें प्लांट्स कंसिस्ट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स किससे बनी हुई होती है? प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी हुई होती है। उसके बाद हमने देखा जैसे यंग प्लांट सेल होता है, जो यंग प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम लिखें यंग प्लांट सेल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। यंग प्लांट के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ होती है और फिर वो डिमिनिश हो जाती है ग्रेजुअली क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है और सेल मैच्योर हो जाता है। और एज सेल मैच्योर, सबसे पहले यंग प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर सेल का ग्रोथ होता है तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है। उसके बाद सेल मैच्योर हो जाता है और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड जो कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइड ऑफ द सेल, इनर साइड ऑफ द सेल वो कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे यंग प्लांट सेल होता है उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, वो प्राइमरी सेल की ग्रोथ होती है और ग्रेजुअली वो डिमिनिश हो जाती है। जैसे ये सेल है, उसके बाहर ये सेल वॉल आ गई, वाइट कलर की जो हम बना रहे हैं, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पिंक कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल वॉल है, वो प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी और दूसरी सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाएगी। प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। वो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड में प्रेजेंट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद हम लिखते हैं जैसे मिडल लेमेला होता है सेल के अंदर, यहाँ पे हम थोड़ा बना ले, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ये सेल का साइटोप्लाज्म, ये सेल का साइटोप्लाज्म, वो आपस में कनेक्शन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं हम उसे? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये दो सेल होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, हम उसे कहते हैं मिडल लेमेला। क्या कहते हैं हम उसे? मिडल लेमेला। क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। जैसे हम यहाँ पे बना दें, जो मिडल लेमेला है वो दो सेल को कनेक्ट करता है और जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ बना लें, जैसे ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हम बना ले, ये पिंक कलर का है, उसे हम क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला। मुझे क्या कहते हैं? मिडल लेमेला कहते हैं। थोड़ा इसी येलो सेल को अच्छे से बना ले, यहाँ भी अच्छे से बना ले। जैसे मिडल लेमेला होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है, तो हम लिखें, जैसे यहाँ पे लिखें हम मिडल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। वो किसे होल्ड करता है? होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग शेल्स। होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो उसे टुगेदर साथ में लाने का काम करता है। कौन साथ में लाने का काम करता है? जो मिडल लेमेला होता है। जो मिडल लेमेला होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है और जो दो डिफरेंट सेल होते हैं नेबरिंग सेल, उसे टुगेदर लाने का काम मिडल लेमेला को होता है, टुगेदर। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? जो नेबरिंग सेल होते हैं, जो मिडल लेमेला होता है वो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म में हेल्प करता है। तो हम लिखें मिडल लेमेला तो हो गया। अब प्लाज्मोडेस्मेटा का काम है, तो सेल वॉल एंड मिडल लेमेला में बी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला may be transversed by plasmodesmatal connection which connect the cytoplasm of neighboring cells। सेल वॉल और मिडल लेमेला होते हैं वो ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। जो किसे कनेक्ट करता है? प्लाज्मोडेस्मेटा, वो नेबरिंग शेल के साइटोप्लाज्म होता है उसे कनेक्ट करता है। और जो मिडल लेमेला होता है वो नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो मिडल लेमेला करता है, वो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम चलिए फिर एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the cell membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s। 1950s के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ, उसके बाद ही हम सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर बता पाए। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी हमने कवर किया है। मीनवाइल chemical study on the membrane, especially human red blood cells, enable the scientists to deduce the possible structure of the plasmamembrane।
These studies show that the cell membrane is composed of lipids that arranged in a bilayer. हमने देखा था जो membrane का lipid था वो bilayer के form में arranged था. The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part. क्योंकि वो hydrophobic tail है उसे water repelling है. They ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. The lipid component of membrane mainly consist of phosphoglycerides. जो मेनली कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है? फॉस्फोग्लिसराइड्स का प्रेजेंट होता है. जो मेनली लिपिड वो फॉस्फोग्लिसराइड का लिपिड प्रेजेंट होता है. आई होप अच्छे से समझ आया होगा. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर. बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने क्लियरली रिवील किया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है. बट डिफरेंट सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड वेरी करता है डिफरेंट सेल के अंदर. ह्यूमन बींग के अंदर हमने देखा तो इरिथ्रोसाइट के सेल में देखा तो 52% प्रोटीन था जबकि 40% लिपिड था. डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना आसानी से प्रोटीन को हम निकाल सकते हैं मेम्ब्रेन से, तो उसे मेम्ब्रेन प्रोटीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं पार्सली या फिर टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन. आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा. तो उसके बाद हम देखते हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. जैसे ये शुगर की चेन लगी, ये प्रोटीन लिपिड का बाइलेयर है. फ्लूइड कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट है. हमने बताया था कि जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमने ड्रॉ किया था. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. जैसे इम्प्रूव्ड मॉडल, जैसे थोड़ा सा अब लिखें हम improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to these, quasi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of proteins within the overall layer. This ability to move within the membrane is measured at fluidity. The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division. ये हमने सेल मेम्ब्रेन के सारे हमने फंक्शन देखे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो अब हम एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट ही हमारा बचा है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. ये पार्ट हमने पढ़ा. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. High concentration से low concentration की ओर आना, तो उसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही पास हो जाते हैं, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane of facilitate their transport across the membrane. उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होता है? कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है. फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फ्यू आयन और मॉलिक्यूल होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अगेंस्ट मूव करते हैं, जैसे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. Such a transport is energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example sodium potassium pump. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. हमने सारा नोट में हमने लिखा ही है, सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं. अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल वाला पार्ट. सेल वॉल एज यू may रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है. किस के अंदर? फंजाई और प्लांट के अंदर. सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ सेल, सिर्फ सेल
सेल वॉल है वो शेल को सेप ही नहीं देती है, उसके अलावा प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन। किस में हेल्प करती है? सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर to undesirable macromolecules. Algae have cell wall made up of cellulose, collagens, mannans, and minerals like calcium carbonate, which while in other plants में किसकी cell wall होती है? Cellulose, hemicellulose, pectin और protein. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed. Inner side towards the membrane साइड ऑफ सेल। कहाँ पे बनती है? जो मेम्ब्रेन का साइड होता है वहाँ पे ही दूसरी लेयर फॉर्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर ग्रोथ होता है, फिर डिमिनिश हो जाती है, उसके बाद मैच्योर होने के बाद सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। द मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो मिडिल लेमेला होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो किसे होल्ड करता है? ग्लू और डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ने का काम मिडिल लेमेला का होता है। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।